नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस संक्रमण एक बार फिर से देश में तेजी से पैर पसार रहा है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी और अब तक देश के अंदर कितना वैक्सीनेशन हो चुका है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। तो देश में टीकाकरण की अगर बात करें तो कुल खुराक जो है वो 157 करोड़ से ज्यादा, पहली डोज में 92% से ज्यादा टीकाकरण हो चुका है। तो दूसरी डोज में 65 करोड़ की आबादी को दूसरी डोज लग चुकी है। फुल वैक्सीनेट लोगों की अगर बात करें तो करीब 70% ऐसे लोग हैं। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो करीब 13% लोग हैं जो बूस्टर डोज ले चुके हैं। 15 से 18 साल की अगर बात करें तो 3.25 करोड़ से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 15 से 18 साल के बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये डोज जो है वो ली है। तो ग्राफिक्स के जरिए देश में टीकाकरण कैसे कैसे किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने लिया है वो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया। वहीं हरियाणा में वैक्सीनेशन का हाल भी आपको दिखा देते हैं। तो अगर हरियाणा के अंदर बात करें टीकाकरण की तो कुल टीके जो हैं 3 करोड़ से ज्यादा लग चुके हैं। पहली डोज में 100% लगी, दूसरी डोज अगर बात करें तो 77% से ज्यादा लोगों को ये लगी है। बूस्टर डोज की अगर बात करें तो 50,000 से ज्यादा लोग बूस्टर डोज ले चुके हैं। 15 से 18 साल के बच्चों की अगर बात करें तो 50,000 से ज्यादा बच्चे युवा ऐसे हैं जो कि 15 से 18 साल के, उन्होंने ये टीका जो है लिया है। तो हरियाणा में टीकाकरण किस किस कैटेगरी में कितने कितने लोगों ने लिया है, कुल टीके कितने हैं, वो सब हमने आपको इन ग्राफिक्स के जरिए बताया। कुल टीके हमने आपको बताया कि किस तरह से 3 करोड़ 8 लाख से ज्यादा टीके जो हैं वो अब तक लग चुके हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना जबरन वैक्सीन की डोज नहीं दी जा सकती। और इस पूरे मामले को लेकर आज हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर किसी को बाधित नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में सबसे मजबूत हथियार मानी गई वैक्सीन को लगवाने के लिए अनुरोध तो किया जा सकता है और इसीलिए वो सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाएं। और हरियाणा में बढ़ते संक्रमण को लेकर सरकार काफ़ी चिंताजनक है और निरंतर ही कड़े कदम उठा रही है। अनिल विज ने भी कहा कि जहां जहां जरूरत पड़ रही है वहां कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो और भी सख्ती बढ़ाई जा सकती है। नहीं, अगर कह रहे हैं कि बाधित नहीं किया जा सकता तो हम भी बाधित नहीं करेंगे, लेकिन अनुरोध जरूर करेंगे कि कोविड के खिलाफ सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र वैक्सीन ही है। तो सब माँ बाप अपने बच्चों की वैक्सीनेशन करवाएं, इसका हम अनुरोध जरूर करेंगे। तो समय समय पर जहाँ पर जिस जिस जिले में हमें जरूरत पड़ रही है हम वहाँ पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, लगा भी सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने दुनिया में सबसे तेज भारत में वैक्सीनेशन करने वाले पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है और उनकी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये पीएम की इच्छा शक्ति से ही संभव हो पाया कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, वो भी मुफ्त में। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए प्रयास किए गए हैं, मैं समझता हूं कि एक अद्वितीय कार्य उन्होंने किया है। कोरोना पिछली 2 लहर के अंदर देश के अंदर फैला, लेकिन जिस सफलता के साथ कोरोना के ऊपर काबू पाया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय है। कोरोना की तीसरी लहर आज देश के अंदर शुरू हुई है, लेकिन तीसरी लहर का जो प्रभाव या जो असर कहें हम, वो उतना नहीं है जितना दूसरी लहर का था। लेकिन फिर भी कोरोना की तीसरी लहर ने काफ़ी तेज़ी के साथ आज बढ़ना आरंभ किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने पंचकूला के स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य कर्मियों की पूरी टीम को और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन सबको जिन्होंने पंचकूला को कोरोना मुक्त करने के लिए जो हमारी 100% वैक्सीनेशन है
उसका टारगेट पूरा किया है। पंचकूला प्रदेश के अंदर तीसरा जिला बना है जिसने 100% वैक्सीनेशन की है। आज 15 से 17 वर्ष की आयु 14 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को भी 50% जो कोवैक्सीन है वो लग चुकी है। और जिस प्रकार से पंचकूला के कर्मचारी जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पंचकूला जल्दी ही कोरोना मुक्त होगा। हम सब मिलकर के इसके ओर प्रयास करें ताकि हम पंचकूला को ही नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश को कोरोना मुक्त कर सकें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिस शिक्षक के द्वारा कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई गई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने उनको आदेश दिया था अगर इस प्रकार से वो नहीं लगाएंगे तो उनको स्कूल में आने के लिए मैंने मना कर दिया, और अगर ऐसे कुछ हैं तो निश्चित तौर से उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम बस स्टैंड पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ती हुई देखी गई। हरियाणा रोडवेज बस के ड्राइवर और कंडक्टर बिना मास्क के बस दौड़ा रहे हैं और इसके साथ ही बस में बैठी सवारियां भी बिना मास्क की यात्रा कर रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद जहां लोग अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के बस स्टैंड पर जहां बस ड्राइवर है वो भी मास्क नहीं लगा रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो लापरवाही गुरुग्राम में देखे जा रही है, वो जिस तरीके से जब रोडवेज के कर्मचारी खुद मास्क नहीं लगाएंगे तो सवारी को वो क्या कह पाएंगे। जिस तरीके से अभी भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से पूरा 1 साल हो गया है, क्योंकि कल 1 साल हो गया पूरा वैक्सीनेशन को, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन लगवाने के लिए लोग आगे आए हैं। तो पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो वैक्सीन है एक कवच का काम वो करती है। तो ऐसे में जो लापरवाही बरती जा रही है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों को वो निमंत्रण देता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब बस के जो ड्राइवर है या कंडक्टर है बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, ये भी एक बड़ा कारण, क्योंकि अलग अलग जिले में अलग अलग शहर में इस बस में जो लोग हैं वो यात्रा करके जाते हैं, वो सवारियां जाती हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे जिले के जो लोग हैं वो गुरुग्राम में आते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम में कोरोना के जो मामले हैं बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले 5 दिनों की मैं बात करूं तो 20,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले गुरुग्राम में आए हैं, और ऐसे में 2 से 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई। तो ये जिस तरीके से लोग अभी भी लापरवाही बरते नजर आ रहे हैं, हालांकि स्वास्थ्य विभाग हो या फिर जिला प्रशासन सख्ती की बात जरूर कर रहा है। भाई साहब मास्क नहीं लगा रखा आपने, क्या भाई लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग कैमरे देख के डरते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन मास्क को वो नहीं लगा रहे हैं, अपने आप को वो सुरक्षित नहीं कर रहे हैं और ना ही अपने परिवार को सुरक्षित कर रहे हैं। लेकिन अब गुरुग्राम पुलिस बिना मास्क के जो लोग हैं उनका चालान भी कर रही है, लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आप रोडवेज के जो ड्राइवर हैं बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो कंडक्टर हैं वो भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब बस के जो यात्री हैं वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, ड्राइवर है वो बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा कारण है जिस तरीके से जो लापरवाही है देखी जा रही है। लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। और एक ये बड़ी बात है, मैं ड्राइवर से भी बात करूंगा। भाई साहब मास्क नहीं लगा रखा? मास्क वही और अजेब के में मास्क लगाओ 24 घंटे मास्क क्यों कर रखा है नहीं तो बताओ। अच्छा तो कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह बस जा रही है और ये लापरवाही कहीं ना कहीं बढ़ते हुए कोरोना के मामलों में भाई ये मामले आपने तो रुका है। बिल्कुल जिस तरीके से हरियाणा रोडवेज के जो ड्राइवर उनका साफ तौर पे कहना है कि 24 घंटे मास्क नहीं लगा सकते, और दूसरी वजह ये है कि एक जगह से दूसरी जगह ये बस जाती है। और जो बढ़ते हुए गुरुग्राम में कोरोना के मामले उसका एक ही बड़ा कारण है कि जो लोग हैं अभी भी लापरवाही बरतते नजर आ रहे हैं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार की 1 जनवरी से सभी सरकारी कार्यालय, बाजार, शॉपिंग मॉल में डबल वैक्सीनेटेड को ही एंट्री मिलने के आदेश जारी किए गए थे। लेकिन फरीदाबाद के लघु सचिवालय में किसी की भी गेट पर चेकिंग नहीं की जा रही, लोग आराम से आवाजाही कर रहे हैं। देवेंद्र कौशिक की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
कोरोना की तेज़ी से बढ़ रही रफ्तार को देखते हुए हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था 1 जनवरी से किसी भी सरकारी कार्यालय, शॉपिंग मॉल या बाजार में डबल वैक्सीनेटेड व्यक्ति को ही एंट्री मिलेगी फिलहाल। लेकिन इसकी असलियत क्या है, हकीकत क्या है, ये हम बताने के लिए पहुंचे हैं फरीदाबाद के लघु सचिवालय पर, जहां डीसी कार्यालय से लेकर एसडीएम और तमाम बड़े बड़े सरकारी कार्यालय, मैं आपको ये बिल्डिंग दिखा देता हूँ। देखिए, ये वो सेक्टर 12 का लघु सचिवालय है जहाँ तमाम लोग, हज़ारों लोग रोज़ाना काम करवाने के लिए अपना पहुंचते हैं। क्या आखिर अब उनका वैक्सीनेट का सर्टिफिकेट चेक किया जा रहा है या नहीं, इस बात को लेकर बात भी करेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? सर सिपाही पंकज जी। पंकज जी, आप गेट पर आप ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है कि किसी को चेक किया जाए एंट्री के वक्त में? नहीं सर, ऐसी कोई नहीं है यहाँ गेट पर, ऐसा नहीं है? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जानकारी आपको है कि डबल वैक्सीनेटेड होना जरूरी है तभी सरकारी कार्यालय? जी 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 सर, जी सर, इस बारे में तो है सर। तो अभी आपको किसी अधिकारी ने या किसी ने अभी आदेश नहीं दिए इस तरह चेक करने के? नहीं सर, अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया सर हमारे पास। बिल्कुल, देखिए, कोई आदेश इनके पास नहीं है, लेकिन मैं आपको गेट दिखा देता हूँ। यहाँ इसी गेट से तमाम लोगों की यहाँ एंट्री होती है और बाकायदा यहाँ गेट पर ड्यूटी लगानी चाहिए थी, जिम्मेदारी किसी की तय करनी चाहिए थी कि अगर सरकारी कार्यालय में कोई आता है तो उसका सर्टिफिकेट देखा जाए कि वो डबल वैक्सीनेटेड है या नहीं। इसके साथ साथ में तमाम ऐसी लापरवाही सरकारी कार्यालय के अंदर, आप देखिए, मास्क लगाए बिना भी लोग एंट्री कर रहे हैं, उनको भी नहीं रोका जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीरता के साथ में ये जो वैक्सीनेटेड होने को लेकर सर्टिफिकेट की जांच यहाँ की जा रही है या नहीं की जा रही है। अब तमाम बड़े सवाल इसीलिए उठ रहे हैं। हालांकि फरीदाबाद में जिस तरह से 1000 से ज़्यादा मामले रोजाना कोरोना के आ रहे हैं, ऐसे में लाजमी सी बात है कि इन चीज़ों पर ज़रूर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और किसी न किसी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। ये एक, अगर लघु सचिवालय में इस तरह की लापरवाही हो रही है तो बाकी बाजार या शॉपिंग मॉल या और सरकारी जो कार्यालय हैं उसमें किस तरह की स्थिति होगी, ये देखने वाली है बात है। और इसके साथ साथ में ये तमाम बड़े सवाल उन अधिकारियों पर खड़े हो रहे हैं जो यहाँ इस कार्यालय में जिम्मेदार हैं। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। आंगनबाड़ी वर्कर्स के विरोध प्रदर्शन की 2 तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो अब ये इसके अलावा 2 तस्वीरें और दिखा देते हैं। 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो कि सिरसा, फरीदाबाद, करनाल और चरखी दादरी से आ रही हैं। तो 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड्स लगाकर मिनी बाईपास को पहले से ही बंद किया हुआ था। डीएसपी आर्यन चौधरी के साथ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रदर्शनकारियों को उप मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया गया। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों को कर्मचारी संगठन, किसान संगठन ने भी समर्थन दिया है। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का धरना 41वें दिन भी लगातार जारी है। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय के बाहर पहुंचकर धरना दिया। ज्ञापन के जरिए सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाई। आंगनबाड़ी वर्कर्स पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं और उनको कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। करनाल और चरखी दादरी में भी आंगनबाड़ी वर्कर्स ने अपना विरोध जताया। तो इसी तरीके की तस्वीरें जो है सिरसा, फरीदाबाद, करनाल और चरखी दादरी से देखने को मिली, जो आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। बहुत लंबे समय से आंगनवाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी है। उनकी बार मुख्यमंत्री से मीटिंग उनकी पहले भी हो चुकी थी और दूसरी मीटिंग में, और मुख्यमंत्री इनकी जो मांग थी, जो जायज़ थी, उन्होंने माना भी। इन्होंने कहा हमारी मांग अभी पूरी नहीं हुई, कुछ डिमांड हमारी और बाकी है, कुछ जो वर्कर हैं उनकी परमिशन करी जाए। तो उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम, और जो ज्ञापन में जो भी है मैं मुख्यमंत्री से बात करके कि अभी पंजाब, यूपी, उत्तर प्रदेश के चुनाव है 5 राज्यों में, और जैसे समय मिलेगा मैं उनसे बात करूँगा और जो इनकी जायज़ डिमांड है उनको सरकार पूरा करने का प्रयास। कोरोना काल में सरकार के प्रतिबंध के बावजूद अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीते करीब 40 दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है। महिलाओं ने नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदा के आवास का घेराव भी किया। आज जो स्टेट कमेटी का फैसला था वो हमें इस हफ्ते में सभी जितने भी अपने एरिया में एमपी एमएलए हैं सभी को ज्ञापन देने का था और उनसे बात करने का था कि सरकार हमसे बात करे। उनसे हमें एक तरीके से समय मांगा था कि एमएलए साहब हमारे से बात करें, लेकिन ये कह के एमएलए साहब तो किसी की मौत पे जा रहे हैं तो हमें यहाँ से
टरकाना ही कहूँगी मैं तो। जैसे 12 तारीख को वहाँ डीसी से बात नहीं करवाई और जो ACID के साथी हैं उन्होंने कह दिया कि हम बात करवाएंगे, क्योंकि हमारी जो कार्रवाई है कल हम CM आवास का घेराव करेंगे और अपनी दरी वहीं बिछाएंगे और चाहे हमें वहाँ 2 दिन लगे, चाहे वहाँ हमें 3 दिन लगे, हम अपना आंदोलन वहीं। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में होडल, हसनपुर और पलवल से 2 रूट्स पर चलने वाली बसेस को बंद होने से करोड़ों रुपए का घाटा हुआ था, लेकिन अब विभाग ने घाटे से उभरने के लिए दोबारा से इन रूट्स पर रोडवेज बस सेवा बहाल करने का फैसला लिया है और ये भी कहा कि परिवहन विभाग के घाटे को जल्द पूरा किया जाएगा। को सारा नुकसान है, आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। चाहे आप जयपुर की या आगरा की जितनी बसें हम सबको चलेंगे। तो सर कई बार चंडीगढ़ से जाने वाली बसें होडल से बंद हैं, तो इस बारे में क्या व्यवस्था है? अभी कोरोना का समय है, लोग बैठने के लिए बसों में तैयार नहीं है। आज भी हरियाणा प्रदेश में मात्र 30-35% लोग बैठे हैं। आने वाले समय में जितनी बसें चलती हैं सबको। यमुनानगर में अधिकारियों की विशेष बैठक में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और अंबाला के सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि पूरे भारत में गुड गवर्नेंस में हरियाणा नंबर 1 पर है और इसके बावजूद भी हम हथौड़ा मार का अधिकारियों को जगाते रहते हैं और उनसे कहते हैं कि पारदर्शिता की तरफ अपना ध्यान दीजिए। मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा ने जो एक लंबी छलांग लगाई है स्वच्छता के मामले में, बहुत बेहतरीन रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के रिजल्ट बहुत बेहतरीन किस्म के आए हैं। गुड गवर्नेंस के अंदर हरियाणा 1 नंबर के ऊपर आया है, लेकिन फिर भी हम हथौड़ा मार मार के बार बार जगाते रहते हैं अधिकारियों को भी कि पारदर्शिता की ओर अपना ध्यान दीजिए। तो उस दृष्टि से बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। मैं इतना 31 जनवरी को संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा है कि इस बजट में अंबाला संसदीय क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर स्थापित किए जाने और अंबाला को वर्ल्ड का सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन बनाने, कृष्णा कॉरिडोर को आदि बद्री तक ले जाने की मांग की जाएगी। तो हम और भी चाहेंगे कि जो कृष्णा कॉरिडोर है उसको आदि बद्री तक बढ़ाया जाए और मैं गुरु गोविंद सिंह कॉरिडोर की भी बात उठाऊंगा कि बिलासपुर तक का, और डिफेंस कॉरिडोर की भी मैं बात करूंगा। राफेल जो है वो मेरे लोकसभा के अंदर अंबाला के अंदर ही तैनात किया गया है, तो उस दृष्टि से भी मेरा लोकसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का अगर कारखाना स्थापित किया जाता है तो मान लिया जैसे यहां पर लड़ाकू हवाई जहाज खड़े, लड़ाई के टाइम में मान लिया किसी जहाज का एक छोटा सा पुर्जा कहीं ना कहीं टेक्निकल खराबी आ गई, हमने तो अपना एक CDS खो दिया टेक्निकल खराबी के कारण। खोया कि नहीं? अभी जनरल विपिन रावत, अब थोड़ी सी भी टेक्निकल खराबी आ जाती है तो पुर्जा कहाँ से मिलेगा जी? बंगलौर से। पुर्जा कहाँ से मिलेगा जी? चेन्नई से। पुर्जा कहाँ से मिलेगा जी? कलकत्ते से, बम्बई से। तो मैं ये बात रखने जा रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी को मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि पाकिस्तान और चाइना मेरी लोकसभा में 200-250 किलोमीटर की दूरी पर है, क्यों ना आप यहीं पर एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दो कि इतनी दूर जानी ना। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिएगा इंडिया न्यूज के साथ।